मेरे प्यारे बच्चों, आवाज़ आ रही है ना? ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, भाई सभी को नमस्कार, जय हिंद आप सभी के लिए। और सब लोग यार तैयारी चली हुई है और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा लगता है बच्चों को मैसेज जिस तरह से आते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे मिलते हैं तो पता चलता है कि यूपीएसआई की जो तैयारी होनी चाहिए वो अच्छी कर रहे हैं तैयारी। ठीक है, उसी में यार ये 40 क्वेश्चन की भी सीरीज लेके आता हूँ, है ना। तो ये 40 क्वेश्चन आपके लिए ना, थोड़ा सा कई बच्चों को पर्सनली कमेंट आते हैं, गुरु जी थोड़ा सा लेवल आपका ठीक ठाक रहता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये 40 क्वेश्चन का जो सेट है, मेरे खुद की जो सेट है, 20 पेपर मैंने इससे पहले आपके लिए बनाए हुए, इन्हें आप अगर कर ले गए ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम सेंटर में लगेगा कि सर आपका जो पेपर वहाँ पे जो आया था आपको कुछ नहीं लगेगा, कहेंगे हलवा पेपर था उसका। लेकिन ये मेरे 20 पेपर जरूर आप कंप्लीट कर लेना, ये आपको मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया पूरे कंप्लीट 20 पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन विद आंसर की। ये ऑनलाइन टॉपर से एक एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको 20 के 20 पेपर मिल जाएंगे। और इस समय इसका स्पेशल ऑफर भी लगा दिया, TF30 30% ऑफ है। TF30 यूज करना। वो टेस्ट सीरीज आपको यूपीएसआई पेड कोर्स में जाना, पेड कोर्स में जाएंगे तो वो टेस्ट सीरीज 70 रुपये में आपको मिल जाएगी। 30% TF30 एक कोड लगा लेना। बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, 20 पेपर है। आपको लगेगा कि आपने जो तैयारी कर रहे, आपको लेवल जो ढूंढ रहे थे वो लेवल आपको मजा आएगा देने में। ठीक है ना। कई बच्चों के बार बार मैसेज भी आते हैं, गुरु जी लेवल इतना टफ नहीं है, इजी नहीं है। भाई तुम आसान की तैयारी करके जाओ, दुनिया सब आसान आएगा या पेपर, तो तुम्हारे और उसमें अंतर क्या रहेगा? अंतर जब ही आएगा जब पेपर का लेवल ठीक होगा, तो आपके चांस ज़्यादा बनेंगे क्योंकि आपकी तैयारी उनसे बेहतर है। चलो भाई, सवाल पहला है और हर सवाल मैं आपके लिए सॉल्व करा रहा हूँ। और आप क्या करना, बाद में मेरी जब क्लास खत्म हो जाती है या क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करना और उसके बाद आपको मजा आएगा। ये 40 क्वेश्चन के बाद आपका पूरे मैथ का रिवीजन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और एक बढ़िया दिमाग में स्ट्रेस जाएगा, मजा आएगा, तुम्हें नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। आपको लगेगा क्लास में कुछ सीखा आपने, मजा आएगा सीरीज में। पहला सवाल है, पूरे मैथ का रिवीजन हो जाएगा नहीं 40 क्वेश्चनों में। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, सार अनुपात -2/3 है, सभी पदों का योगफल इतना है, तो बताइए उस कुल पदों का योगफल। अब जो बच्चा गुणोत्तर श्रेणी जानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ना, दो तरह की सीरीज होती है, एपी जीपी, उन्हें तो एचपी होती है, लेकिन हमें जीपी एपी से पढ़ना होता है। जीपी के इनका योगफल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, SN बराबर होता है ए 1 - r की पावर n 1 - r, ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब भैया क्या करना है, ए माने होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एक लिखने की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, 1 एक लिखने की कोई जरूरत है नहीं, 1। आर का मान कितना है, -2/3 है। ठीक है, ये पद पते नहीं है तो हमने n लिख लिया, हमें नहीं पता है। अब देखो 1 माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2/3। और इनका योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 55/81। अब ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी थी यार। अब कैलकुलेशन सॉल्व करना है तो एक बात बताओ, 1/2/3 कितना हो जाएगा, अब यहीं पर समझो। ये कितना हो जाएगा भाई, 1 और 1 + 2/3 कितना होगा, ये बताना, 5/3 होगा। और 5/3 में यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5/3। और 5/3 लिख दूंगा तो मुझे बताइए यहाँ पे गुरुजी 5/3 और ये 5/3 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ये 5/3 को मैं लिख सकता हूँ, 3 ऊपर चला जाएगा तो इसे लिख सकता हूँ 3/5। अब क्या होगा यार, अब ये होगा यार, यहाँ क्या था, 5/3 था, 3 ऊपर चला गया, 3/5। अब देखो 5 का गुणा इधर होगा, कितना आएगा बेटा आपका, 5 का गुणा इधर होगा तो कितना आएगा, 275 होगा। और 3 का गुणा इधर होगा तो ये कितना होगा, 243 होगा। ये आएगा 1 माइनस के 2/3 की पावर n। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने बैठे आप तो मुझे बताइए 2/3 इधर आ जाएगा, की पावर 2/3 इधर आ जाएगा, या ये माइनस वाला था इधर आ जाएगा, ये ब्रैकेट में माइनस ही रहेगा। और 275 अपॉन में 200, ये एक में से 275 अपॉन में 243। कई बार बच्चे होंगे यहीं से सवाल को देखते ही तोड़ देंगे, क्यों, इससे पता चल रहा है कि जो भी कुछ आएगा 2/3 की पावर में आएगा। लेकिन मुझे दिख गया है 3 की पावर 243 कब आता है, 3 की पावर क्या आता है, 5। आंसर तो इसका 5 आएगा, क्योंकि हमें पता है, देखो 243 इधर जाएगा, इसमें से घटाएंगे
तो घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 32 अपॉन में 243, और तुम जानते हो इसे क्या लिख सकते हैं, -2/3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5। दोनों का बेस समान है तो पावर क्या होगी, 5 होगी। आंसर क्या आएगा, 5। सवाल को बच्चा यहीं ब्रेक कर देगा, जैसे ही 243 दिखा था, 243 दिखा, 3 पे जाना है तो 3 पे कितनी पावर है, 5 है, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 5 इसका आंसर आएगा। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक 3 घनों की भुजाओं को पिघलाया गया एक नया घन बनाया गया। जब भी मेंसुरेशन में एक बात याद रखना, खासकर 3 डायमेंशन में, जब भी कोई चीज किसी को जब पिघलाई जाती है, हमेशा उनका वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है। जब घन का घन और घनाभ, इन दो चीजों को याद रख लेना भाई, बड़े काम के फॉर्मूले, जिन्हें याद है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है वो सीख लो। घन के बारे में पता है, क्यू एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहती है बेटा, समान होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहती है, समान होती है। इसका आयतन जानते क्या होता है, साइड का क्यू होता है? इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, आपका 6a² होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया कह सकते हैं, 4 सरफेस नजर आती है, 4a² होता है। इसके डायगोनल की लंबाई क्या होती है, लेंथ ऑफ बिकर्ड, लेंथ ऑफ डायगोनल, बिकर्ड की लंबाई क्या होती है, √3a होता है। इन्हें याद रखना भाई, घन के बारे में सब चीज है ना, ये तुम्हें याद होना चाहिए। कोई 3 डायमेंशन फिगर, जो कमरा आपके पास है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए, इस तरह की आकृति जो होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा, आप घन कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं आप, घन बोलते हैं। आयतन याद रखना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, बिकर्ड की लंबाई, ये 4 पॉइंट याद रखना इसके बारे में। ठीक है बेटा, आजा। अब मेरे को कहा गया है बेटा, तीनों को पिघलाया गया है, तो बड़े वाले आयतन के बराबर होगा। बड़े वाले आयतन की भुजा मैंने मान ली, साइड पता नहीं है, लेकिन तीनों को पिघलाया गया। वैसे ही याद होना चाहिए, जैसे ट्रिपलेट याद होता है ना, एक चीज याद रखना हमेशा, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये हमेशा याद रखना कि हमेशा क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। और ये इसे बहुत जबरदस्त, खासकर बहुत यूज होता है। तो जब भी इसका आयतन क्या होगा, 3 का क्यूब, इसका आयतन क्या होगा, 4 का क्यूब, इसका आयतन क्या होगा, 5 का क्यूब, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 216। तो बड़े वाले घन की भुजा कितनी आई, 6 आई। हमसे कहा गया उसकी बिकर्ड की लंबाई क्या होगी, साइड कितनी है, 6, और √3, 6√3 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या होगा, 6√3। ठीक है बेटा, इसे याद रखना। नेक्स्ट सवाल, घन के बारे में बता दिया। एबीसी किसी काम को 16, 32, 48 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में, सी किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। ये बताओ 16, 32, 48 दिन में करने का मतलब जानते, एलसीएम कितना लेंगे आप, 48 आएगा। 48 एलसीएम लेंगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसकी एफिशिएंसी 3, 16, 32, 48 एलसीएम 96 आएगा। 96 कर लो, कोई बात नहीं। तो ये कितना आएगा भाई आपका, 96 आएगा। अब मुझे बताइए, ये इसकी क्षमता 6 हो गई, इसकी क्षमता 3 हो गई, इसकी क्षमता 2 हो गई। हर एक टाइम एंड वर्क पाइपिंग सिस्टम में सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज क्या होती है, एफिशिएंसी। इतनी जल्दी एलसीएम लेके निकल जाओ, एलसीएम आ गया 96 आ गया। अब क्या कह रहा है वो, उन्होंने कार्य को आरंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। जब भी 2 याद रखना, इसे कहते हैं लीव एंड लेफ्ट वाली टाइप। जब भी वो कहता है 3 दिन बाद काम छोड़ के जाऊंगा, 5 दिन बाद काम छोड़ के जाऊंगा, आफ्टर 5 डेज है, आफ्टर 3 डेज, तो जब भी बाद वाला वर्ड यूज करे तो उसके काम को माइनस कर लिया करो। और जब वो कहता है ना 3 दिन पहले काम छोड़ के जाऊंगा, 4 दिन पहले काम छोड़ के जाऊंगा, पहले 3 डे बिफोर, 4 डे बिफोर यूज करे तो उसके काम को प्लस कर लो। इस लाइन को याद रखना, ये टाइम एंड वर्क लीव एंड लेफ्ट वाली टाइप है। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी बाद वाला यूज करता है, आफ्टर, पश्चात माने बाद ही होता है, इसके काम को माइनस कर लो। और जब भी ये कहता है पहले जाऊंगा छोड़ के, उसके काम को क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद होंगे, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे और तो मेरी समझ से पढ़ ही चुके होंगे सब। 4 दिन के बाद सी ने छोड़ दिया, 4 दिन में, एक दिन में कितना करके गया, 2, 4 दिन में कितना कर्म करके भाग गए, 8, 4 दिन बाद सी भाग गया। और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले भाग जाएगा। हम कहेंगे बी को नहीं जाने देंगे, काम करवाएंगे, पहले वाले को प्लस। एक दिन में कितना करता है, 3, 2 दिन में कितना करेगा, 6। ये बी को जाने नहीं दिया है। ये बताइए रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्लस। तो 2 नेगेटिव, 96 में से 2 गए तो कितना आएगा, 94। 94 कौन चला गया, सी तो चला गया, सी तो चला गया। तो हमें किस किस से लेन देन है, ए और बी से। ए और बी कितना काम करते हैं, 6 और 3 9। तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, 10 सही 4/9 दिन में काम कंप्लीट होगा। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, विक्रम ने 4 जोड़ी सफेद मोजे, कुछ नीले रंग के मोजे खरीदे। सफेद मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजे के प्रति जोड़े मूल्य से दुगना था। बिल बनाते समय गलती से दोनों के रंग
के मोजों की संख्या बदल गई और बिल की राशि 50% बढ़ गई। दोनों रंग के मोजे किस अनुपात में। एक बात बताऊं यार, अगर किसी बच्चे ने, वैसे ये तुम्हारी यूपीएसआई के ही सवाल है, मैं आपको क्लियर करूं, लेकिन इसी जैसे सवाल इस बार एसएससी सीजीएल 2025 में मैंने देखा कम से कम 7 से 8 बार रिपीट किए गए इस तरह के सेम टाइप अदला बदलने का। जब बिल बनाते समय जब अदला बदली कर दी जाती है, इस तरह के सवाल कई बार रिपीट किए गए। तो मैं अभी करा रहा हूं उस तरह की सीरीज को, तो मुझे पता है इस सवाल में कई बार पढ़ चुका हूं। तो ये सवाल बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। क्या कह रहा है भैया, एक बंदे ने सफेद मोजे वो व्हाइट और कौन थे बेटा, ब्लू। व्हाइट कितने खरीदे थे, इनकी संख्या कितनी खरीदी, व्हाइट की 4, ब्लू की पता नहीं एक्स मान ली। अब उन्होंने कहा है भाई, क्या कहा है ना, कि संख्या पता चल गई, ठीक है। सफेद मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजे के प्रति जोड़ा मूल्य से दुगना था। अच्छा, प्राइस की बात की जाए, इसकी रेट 2 रुपए की है, तो इसकी रेट कितनी की, 1 की। अब मुझे बताओ, इधर सुनो बेटा, क्या करोगे भाई, ये बताओ, इनकी रेट दे दी है ना उसने, उसी ने तो कहा नीले मोजे के प्रति जोड़े मूल्य से दुगना है। नीला 1 रुपए का आता है तो ये 2 का आता है। अच्छा, बिल कितना बनना चाहिए था कायदा से, 4 जोड़े खरीदे, 1 की रेट 2 है, तो बिल बनना कितना चाहिए, 8 का। x इंटू एक्स, बिल कितने का बन गया, 8 प्लस x का बन गया। लेकिन ओरिजिनल तो यही बनना चाहिए ना, 4 गुणा 2 8, x गुणा 1 x। लेकिन गलती से बिल क्या हो गया, अदला बदली हो गई। उसने इसका गुणा इधर से कर दिया, इसका 4 गुणा 1 कितना आएगा, 4, x गुणा 2 कितना आएगा, 2x, और बिल बढ़ गया। बिल पहले कितना होगा, 100, 50% बढ़ेगा तो 150। क्या रेशियो कह सकता हूं, 2 से 3 हो गया। तो भाई जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, पहले तो यहां से x का मान निकालना चाह रहा है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 24 प्लस 3x, ये कितना आएगा, 8 प्लस 4x, तो ये कितना आएगा, 16, 16 बराबर आया x। इससे पता चला जो ब्लू वाले थे वो 16 थे, और व्हाइट वाले कितने, 4, ये कितने, 16। इनका रेशियो पूछा था 1:4। आंसर ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एग्जाम जाते टाइम इस सीरीज को जरूर आप कर जाना। आपको लगेगा पेपर का अगर लेवल में, बार बार फिर कह रहा हूं, 2017 से अगर उन्होंने एक स्टेप ऊपर बढ़ाया तो मैं 100% लिख के और दे दूंगा, पेपर यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मजा भी आएगा, और जो बच्चे को खासकर तैयारी अच्छी थी उन्हें लगेगा कि हाँ सिलेक्शन के चांस उनके ज्यादा हो जाएंगे। एक प्राथमिक विद्यालय पुरुष विद्यार्थियों का एवरेज 65.9 है, महिलाओं का इतना है। यदि सभी विद्यार्थियों का एवरेज इतना है तो मिक्सचर एलिगेशन, जब भी कोई चीज मिलाई जाती है तो क्या लगाया जाता है, मिक्सचर एलिगेशन। मैन के बारे में भैया पता है जिनका एवरेज 65.9 है, फीमेल के बारे में पता है जिनका एवरेज 57 है, कंबाइंड कर दिया गया है तो एवरेज 60.3 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो ना, इतना तो आपको पता ही है। ये कितना आएगा, 3.3 आएगा। ये कितना आएगा भाई, ये आएगा भैया, ये कितना आएगा, 5.6 आएगा, है यही आएगा ना, सही है ना, गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया ये क्या रेशियो आना चाहिए, हम कह देंगे यार, ये किसका भाग जा रहा है, किसी में 33-56 में भाग जाएगा किसी का, 33-56 में 3-11 नहीं जा रहा क्या, तो भाई किसका मान दे रखा है, ठीक है, रेशियो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 33 ही आएगा, 56 ही आएगा। किसका मान दे रखा है, उसने कह रखा है विद्यालय पुरुष विद्यार्थियों की संख्या, पुरुष 33 का मान 66 दे रखा है, कितने गुना हो गया, 2 गुना। महिलाओं की संख्या पता चल जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, 112। पूछ क्या रहा है ये बताइए, महिलाओं की संख्या पूछा है, 112 आंसर आ जाएगा। इसका मान दिया, इसका मान निकाल दिया, तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल। शंभू 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता, उस पर अंकित मूल्य अंकित करता है कि जिससे कि उसे 20% लाभ हो जाए। हालांकि वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो बताइए उसका ओरिजिनल लाभ कितना हुआ। अच्छा भाई, बेईमान दुकानदार वाला सवाल पड़ा है। देखो कोई चीज परसेंटेज में आंसर है तो इसकी कोई मतलब नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बताओ, सीधा सीधा कह रहा है कि मैंने रेट बढ़ा दी कितनी, 20%, मुझे 20% लाभ तो चाहिए, ये तो क्लियर कर दिया। लेकिन ये बंदा बेईमानी कर रहा है, 1 केजी के स्थान पर कितना वजन प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम। ये सवाल दूसरा बन चुका है एडिशन और शॉपकीपर। तो बताओ इसने प्रॉफिट कितना कमा लिया, बेईमानी कितनी की है, 200 ग्राम। एक्चुअल में वेट कितना तोला है, 800 ग्राम। कुल मिलाकर के इस बंदे ने यहां से कितना प्रॉफिट कमा लिया है, तुम बताओ मुझे, 25%। अच्छा ये बताओ, एक प्रॉफिट कमा चुका है 25%, और एक प्रॉफिट बता रहा है कि उसने रेट ही बढ़ा रखी है कितनी, 20%। अब जब 2 प्रॉफिट होते हैं तो उन्हें कैसे जोड़ा जाता है जानते हैं ना आप, कैसे, सक्सेसिव तरीका या नेट इफेक्ट। एक प्रॉफिट 25%, एक प्रॉफिट 20%।
दो प्रॉफिट हो गए x प्लस बाई, एक्स बाई अपॉन 100, ये जानते हैं आप लोग। तो आप 45 प्लस 5, कुल मिलाकर के इस बंदे ने ओवरऑल कितने का प्रॉफिट कमाया होगा? कुल मिलाकर के इस बंदे ने 50% का प्रॉफिट कमाया होगा। देखो भैया, प्रॉफिटों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, जो जानता होगा बच्चा परसेंटेज में पता है सक्सेसिव 1%, एक सीधा सीधा कितने का लाभ कमा रहा है, उसे 20% का लाभ होता है। एक तो कमा लिया, 1 केजी की जगह 800 ग्राम दे रहा है, कितना प्रॉफिट कमाएगा? 25%, क्योंकि बेईमानी कितने की है? 200 ग्राम की। एक्चुअल वेट कितना तोला? 800 ग्राम। ये अपने आप में एक सवाल है, 25% का लाभ हो गया। और दो प्रॉफिटों को जोड़ देंगे सक्सेसफुल से, आंसर आएगा 50। नेक्स्ट सवाल, एक कोई रेलगाड़ी 40 की स्पीड से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट की देरी से पहुंचेगी, 50 की स्पीड से चले तो 5 मिनट लेट हो जाता है। बताइए सही समय क्या था? देखो बहुत बढ़िया सवाल, तरीका है। एक बार 40 की स्पीड से जाती है गाड़ी, एक 50 की स्पीड से जाती है। मान लो अपने मन से जो दूरी है ना, जो दूरी है भैया 40-50 कैल्शियम लिया 200 है, इसे कितने घंटे लगे? 5 घंटे। इसे कितने घंटे लगे? 4 घंटे। इन दोनों के बीच में अंतर कितने घंटे का आया ये बताओ? 1 घंटे का। 1 घंटे को मिनट में चेंज कर लो, 60 मिनट का अंतर आया। और इनके हिसाब से देखना, 11 मिनट देर, 5 मिनट देर। अच्छा, इसमें भी लेट हो रहा है, इसमें भी लेट हो रहा है। यहां भी 11 मिनट ज्यादा लग गए होंगे, यहां भी 5 मिनट ज्यादा लग गए होंगे। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 6 मिनट का। तो एक का मान कितना है? 1/10 आया, तो है ना। एक का मान कितना है? 1/10। अरे दोनों में लेट लेट हो रहा है ना, यहाँ पे भी 11 मिनट की देरी से पहुंचा, 5 मिनट की देरी से। लेट और जल्दी होता तो जुड़ जाता प्लस माइनस, यहाँ तो लेट लेट है तो माइनस हो जाएगा, 6 आएगा। एक का मान 1/10 आया। भाई यहाँ इन दोनों के बीच में कितने? मैंने माना ये 40 की स्पीड से जा रहा है, ये 50 की स्पीड से। मैंने मान ली दूरी कितनी है? 200। इनका एलसीएम लिया मैंने, इसके कितने घंटे लगे? 5 घंटे। इससे कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। इन दोनों के बीच में अंतर 1 घंटे। 1 घंटे में तो 60 मिनट। यहाँ अंतर कितने का? ओरिजिनल 6 का। एक का मान 1/2। तो मैं ये कह दूंगा, अगर वो तुमसे दूरी पूछे तो आंसर कितना आ जाता? वो दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर। लेकिन भैया उसने सवाल ये पूछा नहीं एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए जिससे कि वो लेट ना हो। सही समय बताओ। अब एक बात बताओ, दूरी कितनी हो गई? 20। ये पता चल गया। अगर ये 40 की स्पीड से जाए 20 किलोमीटर को, ये 40 किसी को भी 40 को ले लिया, 40 की स्पीड से जाए तो आधे घंटे में कवर कर लेगा। आधे घंटे का मतलब कितनी देर में कवर कर लेगा? 30 मिनट में कवर कर लेगा। लेकिन इसने एक छोटी सी बात कही है, जब ये बंदा 40 की स्पीड से जाता है तो होता क्या है? इधर देखना, 11 मिनट लेट हो गया। क्या हुआ? 11 मिनट। 11 मिनट लेट होने का मतलब जानता है? इसका मतलब है ये 30 मिनट में पहुंचा। अगर सही समय में पहुंचना चाहिए तो 11 मिनट हटा दे, इसे राइट टाइम पहुंचना चाहिए तो कायदा से 19 मिनट लगने चाहिए और राइट टाइम में पहुंच जाएगा। तो हम कह देंगे राइट टाइम कितना होना चाहिए बेटा? इसका 19 मिनट होना चाहिए। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। एक चावल का 2 प्रकार के 5:3 में है। पहली चावल का मूल्य 27 है, दूसरे का 3 है। नॉर्मल जोड़ लो, नॉर्मल तरीके से कर लो। ये बता टोटल कितना खर्चा किया होगा इसने? टोटल खर्चा किया होगा 5 किलो 27 के हिसाब से, 3 रेशियो 3 किलो 30 के हिसाब से। कितना खर्चा किया? 135 और 90, तो 225 रुपए खर्च किया। टोटल खर्चा कितना? टोटल एसपी कितना हो गया? 5 और 3 8 किलो। क्या रेट से बेच रहा है? 30.25। कैसे गुणा करेंगे पता है? इसको जल्दी से गुणा करना है तो हमें पता 30 का गुणा 8 में कर ले, 240। 25 का मतलब कितना होता है? 1/4। 1/4 कितने? 8 का 2, तो 242। कितने का लाभ हो गया? 17 का। कितने पर लाभ होगा? 225 पे। इंटू क्या आएगा? 100। 25 से कितना? 4 बार। 25 से कितना? 9 बार। 68/9। तो आंसर कितना आना चाहिए? 7। 7 सही कुछ आना चाहिए। 7 सही कौन सा ऑप्शन है? ए बी ऑप्शन। 7 सही 5/9 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 7 सही 5/9। ठीक है भैया। नेक्स्ट सवाल। एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में, ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल आ गया। देखो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले बार बार भूल जाते हैं। और जब भी मैं मेंसुरेशन का सवाल आता हूं तुम्हारे लिए बाकायदा लिखाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप फिर याद करें मेरे साथ ही। इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बेसिक बात है ये। यही एक ऐसा, और एक बात और बताऊं तुमको, अगर मेंसुरेशन का सवाल मिलेगा तो इक्विलेटर ट्रायंगल से मिलने के बहुत चांस रहते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर मैं कहूं इसका पेरीमीटर, इसकी 3 भुजाएं तो पेरीमीटर होगा 3a। अगर मैं कहूं इसके एरिया, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया होता है √3/4। जो भी भुजा मैंने मानी है ए मानी है तो ए स्क्वायर। मैं कहूं संभव त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? इसी को ऊंचाई कह सकते हैं, इसी को मीडियन कह सकते हैं, इसी को एल्टीट्यूड कह सकते हैं। ऊंचाई, मीडियन, माध्यिका, है ना। तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2
ए होती है, इसे याद रखना। ठीक है, उन्हें तो कई सारी छोटी छोटी चीजें। इसके लिए अंतः वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर क्या होती है आपको पता होना चाहिए, साइड अपॉन में 2√3 होती है। इसी के लिए कैपिटल आर भी याद रखना। सर्कम रेडियस पर वृत्त की त्रिज्या वो याद रखना, ए अपॉन में क्या होती है, √3 होती है। और किसी समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या पर त्रिज्या में क्या संबंध होता है, 1:2 होता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, बार बार पूछे गए सब संबंध है, इन्हें याद रखना। ठीक है भैया, समबाहु त्रिभुज के बारे में बताइए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। पहले भुजा कितनी थी, मैंने x मान लिया, उसने कहा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, √3/4। अब भुजा कितनी हो गई, x + 2 हो गई। अब बताओ उनके क्षेत्रफल में कितने का अंतर आ रहा है, 2√3 का अंतर आ रहा है। तो सॉल्व कर लो यार इसे, √3 सब में से चला जाएगा, √3 सब में से चला गया। अब देखो x + 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। और ये कितना आएगा, x²। ये कितना आएगा, 4 इधर जाएगा तो 8 आएगा। तो ये x² से x² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा भाई 4 + 4x = 8। 4x = 4, x समान क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, 1 होगी। यही पूछना वो हमसे चाह रहा था। आंसर कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल भाई, ठीक है ना, याद रखना भाई। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सुन ले भाई। समबाहु यार, अच्छा भिन्न वाला सवाल है। कोई भिन्न क्या होती है आप जानते हैं, x/y होती है। 300% बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब 100 में जोड़ दो। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। 300% बढ़ा रहा है तो ये कितनी हो जाएगी, 400%। 500% बढ़ा रहा है तो ये 600%। बढ़ाने बात करें 100 में जोड़ा करो, घटाने बात करें 100 में से घटा दो। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 5/12। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, दोनों तरफ 0 से 0 भी कट जाएगा। तो ये बताओ 6 से कितनी बार गया, 2 बार गया। हमें तो x/y भिन्न का मान पूछा है, 5 तो ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, परसेंटेज परसेंट। 6 से 12 2 बार, 4 दूनी 8। जो भिन्न होगी वो कितनी होगी, 5/8 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा भाई, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। आपको 3 रिजल्ट याद होने चाहिए, बड़े काम के रिजल्ट है भैया। क्या क्या रिजल्ट है, एक तो लगातार संख्याओं का योगफल वाला फॉर्मूला। लगातार संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 होता है। एक होना चाहिए लगातार संख्याओं के स्क्वायरों का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है भैया, वो होता है आपको n + 1 2n + 1/6। एक होता है लगातार संख्याओं के क्यू का फॉर्मूला, तो भैया वो क्या होता है भैया, वो होता है जो पहले लिखा था ना आपने n + 1/2, उसी का होल स्क्वायर होता है। ये लगातार संख्याओं का सम, लगातार संख्याओं के स्क्वायरों का सम, लगातार संख्या क्यू का सम। इसी जगह पे 2 चीज और याद रख लो, अगर याद रख लेंगे अच्छा लगेगा। क्या, अगर लगातार आपको ऑड नंबर लिखे 1 3 5 7, ये n नंबर है आपके पास, n नंबर है आपके, कितने टर्म है ये, n टर्म है। तो इनका विषम संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n²। और अगर आपके पास इवन नंबर है, उनको जोड़ने का तरीका क्या होता है, अगर n टर्म है आपके पास, उनको जोड़ने का तरीका होता है nn + 1 होता है। ये 5 रिजल्ट याद रखना है, बार बार काम आते रहते हैं, इसे देख लेना। ठीक है भैया, अगला सवाल। ये सवाल था भाई, ये लगातार के लिए काम आता है, पर बीच में उसने संख्या 25 से दे दी, तो कुछ मत करो भाई। उसने दिया क्या है, उसने दिया है सर, उसने जो सीरीज दी है, उसने दी है 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, और कहां तक दी है उसने सीरीज, 60 तक का स्क्वायर। आप क्या करो, इस सीरीज को एक काम करो, जो कम है ना, इसमें कम क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कहां तक कम है, 24 तक का स्क्वायर कम है। इसे पूरी तक बना दो इसे, और जो कम है उसे जोड़ दो, और उसी को क्या कर दो, बाद में घटा दो। मतलब सीरीज को वही कर दो पूरा, जितना कम था उतना कर दिया। अब इस सीरीज को सॉल्व कर लो, 1 से लेके कहां तक बन जाएगी, 60 तक। फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 2n + 1, 60 दूनी 20, 121 अपॉन 6, n + 1 2n + 1/6। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा यार। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, 6 से कितनी बार गया, 10 बार गया है। 6 से कितनी बार गया, 4 बार गया। तो ये आ जाएगा भाई आपका 61 गुणा, ये करेंगे, ये यूनिट डिजिट से भी ब्रेक कर सकते हैं आप चाहें तो यूनिट डिजिट से भी ब्रेक कर सकते हैं, या नॉर्मली तरीके से भी करेंगे आप लोग, तो उससे भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, तो हम इसे करने बैठेंगे। 68,910 इसका सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा
68,910 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसे देखिए आप। देखिए इन राइटों को लिख लिया करो, याद कर लेना। क्या कह रहा है भाई, सुन ले। ये कह रहा है भाई सुन, 210 रुपए की राशि पर कर्ज पर ली गई है जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाए, प्रत्येक किस्त कितने की होगी? अच्छा, सीआई की इंस्टॉलमेंट का सवाल है। 10% का मतलब जानता है 1/10, मतलब पहली किस्त 10 के 11 देने पड़ेंगे। एक किस्त है तो एक पावर लगेगी, 2 किस्त है, ऐसी 2 किस्तों की बात कर रहा है तो क्या कर लेना, स्क्वायर कर लेना। मतलब 10 के तुम्हें कितने देने पड़े, 11। 100 के कितने देने पड़ेंगे, 121। और तुम्हें पता होना चाहिए इधर वाली जो सवाल, इधर वाला होता धन, धन बोले तो अमाउंट, इधर वाली होती है किस्त, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट हमेशा हर महीने की या साल की, जो भी बात साल की बात कर रहा होगा, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, तो प्रत्येक किस्त को बराबर कर लो। 11 10 किस्त को इक्वल करने के लिए 11 गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब सब में गुणा होगा, 100 121, 100 121। तो मैं ये कह दूं 11 का गुणा अगर करेगा, 11 गुणा करेगा 110, 100। इससे एक बात पता चला, जो कर्ज लिया था तूने, टोटल कितना कर्ज लिया था, 210। ओरिजिनल भी कितना दिखा रहा है वो से 210। एक का मान क्या है, एक आया। प्रत्येक किस्त कितने की है, तूने प्रत्येक किस्त कितने की आ रही है, 121 की आ रही है। ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट तू कह देगा 121, रेशियो का मान कितना आएगा, 121 आएगा। प्रत्येक किस्त कितने की आई होगी बेटा आपकी, 121 की आई। हाँ, एक बात और कहेंगे आपके लिए, सीआई और एसआई की इंस्टॉलमेंट वाले सवालों को जरूर करके जाना, सवाल आने के चांस ध्यान रख लेना। ठीक, एक एक सवाल सीआई एसआई में से किसी में से एक इंस्टॉलमेंट कोई भी मिल सकता है, इसके लिए तैयार रहना आप। चलो, सवाल है भाई बेलनाकार। बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र 528 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन इतना, इसकी ऊंचाई क्या है? मैंने मेंसुरेशन के सवाल एक दो एक्स्ट्रा स्पेशल लेके चला हूं इस बार में खुद ही, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था कि जब प्रैक्टिस कराने जाऊं तो मैं ये चाहता हूं कि इनके सामने से फिर दोबारा ये फॉर्मूले निकाल दूं। बेलन आ गया है, और बेलन का आयतन जानते क्या होता है, सब जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन का आयतन कितना दे रखा है भैया, 2772। पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान पता है कितना है, बेलन का वक्र पृष्ठ ही दे रखा है, क्या दे रखा है, अच्छा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। यहां से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अब यहाँ पर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का, 2πRh होता है, 2πRh होता है। अच्छा, दोनों चीज दे रखी है उसने, ठीक है। तो फिर एक काम कर, बेलन का कर्व सरफेस एरिया पता है तेरे को, और बेलन का आयतन भी पता है, क्या होता है भैया, πr²h होता है। अच्छा भैया, इन दोनों का अगर मैं एक दूसरे में भाग दे दूं, इसका मान मुझे पता है कितना दे रखा है, 528, इसका भी मान पता है मुझे 2772 दे रखा है। इन दोनों के मान दे रखे ना, इधर देख ले, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल होगा, और ई से ये कैंसिल होगा। अब मुझे बताइए, अब इसे बताइए, 11 का टेबल जानते हैं, 11 4 और 8, 11 का टेबल जानते हैं, 2 5 2, ठीक है। अब क्या कर सकता है भाई, ये 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार गया, 24 बार, 24/252। और 11 से फिर 12 का भाग देना, 2 बार दूनी 24, 1। आर का मान चाहिए 21/2, 10.5 आएगी, 10.5 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आएगी। पूछा क्या, ऊंचाई। अरे भाई, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, आयतन क्या होता है, πr²h। इन दोनों को सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, पहले मैंने 11 का भाग दिया 48, फिर मैंने कितने का भाग दिया है, फिर 48 ये 2 से कैंसिल कर दी, ये कितनी बार कर दी, 24, फिर मैंने 12 का भाग दिया, तो आर का मान कितना आ गया, ये आ गया। अब मुझे अभी ये पूछा नहीं है यार, उसने तो टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है, उसने पूछा क्या है, ऊंचाई। तो फॉर्मूला लगाओ, 2π, आर का मान कितना आया भाई, आर का मान अभी तो निकाला है 21/2। ऊंचाई का मान मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है 2πRh की वैल्यू कितनी है, 528। 2πRh की वैल्यू पता है। अब कैसे करेंगे भाई, 7 से 3 बार, 2 से 2 कैंसिल है, और ये आएगा 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 3 से 8 बार। ऊंचाई जो आएगी वो 8 सेंटीमीटर आई, रेडियस आएगी 21/2, तो ऊंचाई पूछी थी 8 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आंसर आ जाएगा 8 मीटर। तो आपको दोनों फॉर्मूले आपको पता होगा, जब भी आप इन्हें कर पाएंगे, इन्हें आप याद रखना, ठीक। देखो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, ए साइकिल
बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 25% हानि पर बेचता है, सी ने उसे साइकिल को पी में खरीदा, ए के लिए कितने का था, इसे कहते हैं सक्सेसिव। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, इस तरह से ना। अब मुझे इसमें ऐसे सवालों में एक ही वैल्यू देगा तो लास्ट वाले की वैल्यू पूछेगा, और लास्ट वाले की देगा तो एक ही पूछेगा, स्टार्टिंग है। अच्छा ए के लिए कितने का, ए के लिए पता नहीं, लेकिन ए वाले को 20% लाभ हुआ, 20% लाभ का मतलब जानता है 5 की चीज कितने बेची थी उसने, 6 में। 25% हानि हुई, 25% हानि का मतलब 4 की चीज कितनी बेची, 3 में। फाइनली कितने की बिकी है बताइए, पी की। तो इसे सॉल्व कर लोगे आप, सॉल्व करने बैठेंगे तो मुझे बताइए तो ए का मान क्या आएगा, 5 गुणा 4 कितना आएगा, 20 पी और 6 18, या इसे कह सकते हैं 10/9 पी, 10/9 पी। ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो ये बताओ, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई तो पार की होगी, साथ साथ 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया होगा, 17 सेकंड लगा होगा। और जब दूसरा प्लेटफॉर्म तो कोई भी पार कर ले, अपनी लंबाई तो पार करेगी, साथ साथ 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया होगा तो 25 सेकंड लगा होगा। तो तुझे एक चीज ध्यान दिया होगा तूने कि गुरुजी इसे 8 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगे, 8 सेकंड एक्स्ट्रा इसलिए लगे क्योंकि इसने कितनी एक्स्ट्रा दूरी चल ली है भाई, हम कह देंगे इसने जो एक्स्ट्रा दूरी चली है, कितनी चली है भाई, 68 78 88, कितनी एक्स्ट्रा दूरी चल रही है बेटा, उसने 88 मीटर दूरी एक्स्ट्रा चली है जिसमें 8 सेकंड लगे। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 88 मीटर चलने में 8 सेकंड लगे, इसका मतलब है 11 मीटर पर सेकंड होगी। अब 11 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करेगा, 18/5 आएगा, 18/5 आएगा 18, 18 के 19 अपॉन में 5 आएगा, तो ये आएगा तेरा 40 से थोड़ा कम होगा, 40 से थोड़ा कम कौन होगा, 39.6, 39.6 मीटर होगा, किलोमीटर पर आवर आएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है भैया, तो आंसर कितना आएगा, 39.6। नेक्स्ट सवाल, एक पासा और एक सिक्का साथ फेंके जाते, पासे पे विषम संख्या है, तो आप जानते हैं पासे पे कौन कौन सी संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6, और विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 1 3 5, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 3/6 होगी भाई। और शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। अच्छा, दोनों एक दूसरे से कोई मतलब है नहीं भाई, पासा अलग चीज है, सिक्का अलग चीज है, तो क्या कर लो, मल्टीप्लाई, तो इसकी पॉसिबिलिटी 1/2, इसकी पॉसिबिलिटी 1/2, तो आंसर जो आएगा वो क्या आंसर आएगा, 1/4 इसका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, समान आयतन के 2 ग्लास हैं, आधे और 3/4 दूध से भरे हुए, बाद में उसने पानी मिला दिया जिससे एक लबालब भर दिया जाता है, उसके इस द्रव को दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, बताइए फाइनली दूध और पानी का अनुपात क्या हुआ। इससे क्या क्लियर हो रहा है, आधा दूध भरा है, मिल्क एंड वाटर, आधा दूध भरा है, तो इसका मतलब है आधा दूध भरा है। टोटल अगर 2 का है तो इसके अंदर दूध कितना होगा, 1 होगा, दूध 1 होगा। तो जब बर्तन को भरा जाएगा तो पानी भी कितना भरा जाएगा, 1 ही भरा जाएगा, क्योंकि बर्तन बाद में किससे भर दिया गया, पानी से। दूसरे में 3/4 दूध है, 3/4 दूध होने का मतलब टोटल अगर 4 का है तो दूध कितने का है, इसमें दूध होगा 3, तो इसके अंदर पानी कितना होगा, 4 में से 3 गए तो पानी कितना भरा जाएगा, 1। अच्छा, उसने एक बात कही, दोनों बर्तनों का आयतन समान है, इस बर्तन की क्षमता कितनी निकली, 2, इस बर्तन की क्षमता कितनी निकली, 4, दोनों बर्तनों का आयतन समान है। आयतन समान इक्वल करने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा आपको, 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा सब में होगा, ये 2 2 3 1। फाइनली अगर देखा जाए टोटल दूध कितना मिला आपको, 5, टोटल पानी कितना मिला, 3, तो फाइनली दूध और पानी का रेशियो कितना मिला, 5:3, इसका आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 5:3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु की कीमत x% कम की गई है, फिर x% बढ़ा दी गई है, बताइए अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है। आपने देखा होगा, नेट इफेक्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, क्या है भाई, क्या होता है, एक बार बढ़ाई जाए कमी की जाए, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, याद है ना ये। तो फाइनली फिर भी रिजल्ट क्या मिलता है, x² की क्या होगी, कमी होगी। इसका मान क्या दे रखा उन्होंने, 10% की कमी होगी। अरे नेट इफेक्ट पढ़ा है ना आपने, क्या होता है फॉर्मूला, x + y x/100, यही फॉर्मूला पढ़ते हैं। और उसने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ x% की क्या की गई है, कमी, यहाँ x% की वृद्धि, और यहाँ प्लस माइनस गुणा हो तो x ही आएगा। तो हमें पता है ये तो एक दूसरे कट जाएगा, तो x² 100 आएगा, 10 का मान है।
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की वैल्यू कितने बराबर है 10। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपको पता है 1000 आएगा। एक्स समान कितना आएगा 10√10 आएगा, और 10√10 आएगा तो 10√10 की वैल्यू कितनी आएगी 3 पॉइंट समथिंग आएगी यार, 3 पॉइंट समथिंग। या मैं ये कह सकता हूँ सीधी सी बात है 1000 है ना, देखो 31 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो 32 से कम आंसर आएगा, मतलब 31.6 एक्स का मान जो आएगा 31.6 आएगा। यही आपसे पूछा था, आंसर क्या पूछा था एक्स का मान। इतना तो जानते हैं ना, नेट फैक्ट वाला फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, ये प्लस माइनस कर जाएगा तो यही तो आंसर निकल के आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। फाइनली रिजल्ट कितना रहा एक्स स्क्वायर प्लस 100, इसकी वैल्यू 10, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000। एक्स का मान क्या आएगा, हमें 30 का स्क्वायर 900 याद है, 31 का स्क्वायर याद है 961, 32 का 1024, वो ज्यादा हो जाएगा 31 के पास होगा, तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका ये ऑप्शन आएगा 31 32 के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। ठीक है भैया, ए का वेतन बी के वेतन से, बी 100 रुपए कमाता है तो ये कितना कमाता है 140। बी का वेतन 20% बढ़ जाता है, इसका वेतन 20% बढ़ गया 120 हो गया। ए का वेतन भी x% बढ़ गया। ए का नया वेतन बी के नए वेतन से 30% 25% अधिक होता है। ए का नया वेतन बी के नए वेतन कितना है 125, इसका 25% कितना होता है 1/4, 30 रुपए बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो ये बताइए क्या ए का वेतन कितना बढ़ा 140 से 150 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ा 10, कितने से 140 से इंटू 100, तो हम कह देंगे 100/14, तो 7 सही 1/7% की ए के वेतन वृद्धि की गई। तो आंसर कितना आएगा 7 सही 1/7 का मतलब होता है 7.14 की आंसर इसका आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल। एक मकान मालिक 8 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा और रख रखाव के लिए 2000 रुपए भुगतान करने के बाद वो चाहता है कि 9% रिटर्न कमाना चाहता है। 9% रिटर्न कमाने का मतलब है 8 लाख रुपए 9% तो उसे चाहिए एक साल में। 8 लाख का 9% कितना होता है सब जानते हैं 72,000 रुपए चाहिए उसे, 72,000 रुपए कमाने और 12 महीने में कमाने। इसका मतलब है उसकी जेब में हर महीने 6,000 रुपए तो चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि भैया 2,000 रुपए हर महीने उसका खर्चा भी है, तो 2,000 रुपए भी किराएदार पे जोड़ेगा। कुल मिला करके उसे अपना कमरा कितने पे उठाना पड़ेगा 8,000 में। अरे 8,000 पे उठाएगा, 2,000 रुपए तो भुगतान कर देगा हर महीने रख रखाव पे, तो उसके हाथ में कितना मिलेगा 6,000। कितने महीने में 12 तो 72, 9% मिला ना। अरे 8 लाख का 9% उसे हर कंडीशन में चाहिए। 8 लाख का 9% चाहिए मतलब 72,000 रुपए कमाने, कितने महीने 12 महीने। हर महीने उसके हाथ में आना कितना जरूरी है 6,000। वो कह रहा है कि 2,000 रुपए वो और खर्च करता है मेंटेनेंस, तो किराएदार किराए पर जोड़ेगा ना, तो कमरे को 6,000 तो लेगा, 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा लेगा। हर महीने कितने उठाना पड़ेगा कमरा 8,000 रुपए उसे कमरा उठाना पड़ेगा। देखो एक बात बताइए, आप लोगों ने 20 क्वेश्चन मेरे साथ किए होंगे, और कई लोग खासकर जो बेचारे कहते हैं कि जो खासकर मन ही मन खाली यूपीएससी का पेपर देने जा रहे होंगे, वो तो बेचारे का काम हो चुका होगा। वो कह रहे होंगे यार ये क्या चक्कर है गुरुजी, इतने टफ करा रहे हैं, कुछ ही लोगों का मनोबल टूट गया हो। और कुछ लोग जिनका सपना डायरेक्ट दिख रहा होगा कि भैया मुझे मेरिट लिस्ट में नाम ही चाहिए, फाइनल तक चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए उसे मैथ में और रीजनिंग में नंबर नहीं कटने देगा। सीधी सी बात है, उसका पहले से दिमाग सेट है। उसे पता है वो 2 अन्य सब्जेक्ट है ना, जीके और हिंदी, उनके बारे में भरोसा नहीं है। जितना पढ़ के जा रहे हैं हो सकता है उनमें से भी ना मिले, सीधी बात आप जान रहे हैं। हो सकता है कि जो पढ़ के जा रहे हैं वही मिल जाए, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इतना पता है मैथ और रीजनिंग का सिलेबस जो दे रखा उससे औकात से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, लेवल को टफ इजी जरूर कर देगा। अब लेवल को टफ इजी करेगा तो उसके हिसाब से तैयारी तो करके जाएगा। और हर बच्चा आप जान रहे हैं, हर वनडे एग्जाम तैयारी करने वाला बच्चा 99% कह सकता हूँ मैथ पर ही फोकस करता है, और भैया मैथ में नंबर नहीं कटने देगा चाहे कुछ भी हो। तो उसकी तैयारी इसी तरह होगी। तो भाई, और मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी आपके पास टाइम है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन टॉपर्स, मैं कह रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज को मुझे लग रहा है जितने भी टॉपर होंगे यूपीएससी की, जब रिजल्ट आएगा मैं आपको मिलाऊंगा, मैक्सिमम बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज को लगाया है। कोई बच्चा टेस्ट सीरीज, खासकर जो बच्चा कह रहा था लेवल चाहिए टेस्ट सीरीज का, उस हर बच्चे ने इस टेस्ट सीरीज को लगाया है। इस एप्लीकेशन पर जाओगे आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी,
यूपीएसआई की पेड कोर्स में जाना, 130% ऑफ चल रहा है, TF30 लगाना आपको मिल जाएगा। आपको कोड लगाना होगा TF30 लगा लोगे, आपको TF30 लगाएंगे आपको 70 रुपये में हो जाएगी, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपी SSC अलग एग्जाम देना चाह रहे हैं और मैथ को सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, एक मेरा कंप्लीट मैथ स्पेशल का बैच है। आप जाइए, आप मैथ की जो प्रॉब्लम आपको लग रही है टफ है, इजी है, ये आपको बहुत आसान कर देगा, ये मेरी गारंटी। इतना काम आप करेंगे तो 549 का है, ये अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप वहीं एप्लीकेशन पे मैथ स्पेशल मैथ मेटा बैच खरीद सकते हैं, ठीक, ध्यान रखना। ये टेस्ट सीरीज ये रही यूपीएसआई की है, 20 पेपर पड़े हुए हैं, ओमार भी पड़ी हुई है, आंसर की पड़ी है, आप बाकायदा ने घर लगाइए और आखिरी टाइम पे बच्चा टेस्ट सीरीज लगाएगा और वीडियो सॉल्यूशन है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सबसे अलग है, वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, डाउट भी आए डाउट भी बताना, कुछ भी आएगी आपको क्लियर है। और आपको मात्र 20 फुल पेपर 99 की जगह मैंने बताया आप कोड लगा लेंगे TF30, आपको ये आसान कर देगा, 30% और कम हो जाएगा आपका, ठीक, ध्यान रखना। सवाल आपका 21 नंबर है, एक बार कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है सुनिए मेरी बात। देखिए भाई क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य 25% बढ़ाने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य में 25% वृद्धि की जाए, लाभ भी 20%, पहले लाभ कितना था 20%, मतलब मैं ये कह दूंगा कि 100 की चीज पहले लाभ 20% था तो पहले एसपी कितना होगा 120 होगा। अब वो कह रहा है एसपी को 25% बढ़ा दो, एसपी को 25% बढ़ा दो, इसका 25% कितना होता है 1/4, 1/4 मतलब 30, तो एसपी नया कितना हो गया 150। अब वो कह रहा है 150 हो गया, तो मुझे बताओ लाभ 30% हो जाता है, लाभ 30% हो जाने का मतलब जानना है, लाभ 30% हो जाता है, इसका मतलब है लाभ 30% हो जाता है, तो मैं ये कह दूंगा लाभ 30% बढ़ गया, तो ये कितने की वैल्यू होगी 130 की वैल्यू होगी है, अरे लाभ 30% हो गया ना, इसका मतलब ये क्लियर है कि लाभ 30% बढ़ गया। मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप, लाभ 30% बढ़ने का मतलब है एक कितने की वैल्यू होगी, 13 की वैल्यू होगी, 10 की वैल्यू चाहिए, मतलब 30% लाभ होने का मतलब जानता है, ये 10 की चीज कितने में की होगी 13 में की होगी, 13 में नहीं बिकी है, 13 का मान कितना दे दिया उसने 150, तो मुझे जानना चाह रहा है 13 का मान कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है, तो 13 का मान 150 है तो 10 का मान निकल आएगा, तो हम कह देंगे 13 का मान है 150 और हमें सीपी का मान चाहिए 10 का मान चाहिए, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन सॉल्व करने बैठेंगे 13 का भाग 150 में जाएगा तो लगभग मुझे पता 13 गुणा 13 तो नहीं आएगा, 13 गुणा 12 भी नहीं होगा, तो यह एक काम करो, क्या करो भाई सुनो, 1500 हो गया, 1500 में इसमें भाग देने बैठेंगे, या इनमें ये पूछ रहा है ना सीपी में कितने की वृद्धि हुई है, तो पहले सीपी कितना था 100, अब सीपी कितना हो गया 1500 अपॉन में कितना 13, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब सीपी 13 से 15 हो गया, कितना बढ़ गया 2, कितने पे 13 पे इंटू 100, तो आंसर आएगा 15 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। दोबारा सुनो, सीपी पहले 100 था, लाभ पहले 20% था, उसने कहा है क्या कहा है एसपी को 25% बढ़ाया गया तो 150 हो गया, और वो कह रहा है जो लाभ है 30% हो गया, लाभ 30% होने का तो 10 की चीज कितनी मिली होगी 13 में, इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है 13 की वैल्यू, 13 का मान 150, मैं सीपी 10 का मान चाहिए, पहले सीपी कितना था 100, अब कितना है 150/13, तो ये रेशियो क्या आएगा 13 से 15 हो गया, तो सीपी कितना बढ़ेगा 200/13 15 पॉइंट समथिंग, तो हम कह देंगे सीपी कितना बढ़ेगा 15.38, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक फल विक्रेता के पास 3 प्रकार के आम थे, पहली किस्म के 4 के लिए 10 रुपए खर्च किए, तो एक आम कितने का आता होगा बताओ, 4 आम आए थे 10 रुपए के, तो एक आम आया था 2.5 रुपए का, 5 आम 12 रुपए में, तो एक आम कितने का आया था 2.4 का, 2 आम 5 के, तो एक आम कितने का आया था पहले 2.5 का, और इन्हें किस रेशियो में मिलाया उसने मिलाया कैसे 2 रेशियो 3 रेशियो 1 में, इसके 2 आम खरीदे, इसके 3 आम खरीदे, इसके 1 आम, तो कुल मिला के इसने यहाँ 5 रुपए का खर्चा किया, यहाँ 7 रुपए 2 पैसे का खर्चा किया, और यहाँ पर 2.5 रुपए का खर्चा किया। बहुत बढ़िया सवाल है यार, तो मैं ये कह दूंगा कुल मिला के इसने कितना खर्चा किया 5 7 12 14 रुपए 7 पैसे के खर्चा किया, और तुझे पता है वो आखिरी में क्या कर रहा है, सभी को मिला करके 3 आमों को 7 रुपए में बेच रहा है, और पता है 3 आमों को 7 रुपए में बेच रहा है। एक छोटी सी बात बताओ मुझे,
इसके पास कितने आम थे? ये 2 3 1, 2 3 5 1, 6 आम थे ना, 2 और 3 5 1, 6 आम। तो मुझे बताओ 6 आमों को कितने में बेचेगा? ये 14 रुपए में बेचेगा। तो मैं ये कह दूंगा ये सीपी हो गया और 14 रुपए में बेचेगा। ये क्या हो गया इसका? एसपी। और ये क्या हो गया इसका? सीपी। तो ये तो क्लियर है, इसे क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। और लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं, प्रॉफिट तो होगा नहीं। लॉस कितने का हुआ? 14 रुपए 7 पैसे की चीज को 14 में बेचने का मतलब है 7.7 का लॉस। कितने पे होगा? 14.7 पे, इंटू क्या आएगा? 100। तो मैं कहूंगा 70 अपॉन में 14.7। 14.7 का मतलब 14 पंजी 70, 5 से थोड़ा कम आएगा, 5 से थोड़ा कम आएगा, बी ऑप्शन। तो हम कहेंगे इतने का इस बंदे को लॉस हुआ। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज समझना, प्रॉफिट लॉस का सवाल है भाई। एक आम की कीमत निकाल लो। 4 आम कितने के थे? 10 के। तो एक आम कितने का आया हुआ? 2.5 का। 5 कितने के? 12 के। तो एक आम कितने का आया हुआ? 2.4 का। 2 आम कितने के? 5 के। तो एक आम कितने का आया हुआ? 2.5 का। इन्हें 2:3:1 मिलाया, मतलब इसके 2 आम खरीदे, इसके 3, इसके 1, कुल मिला के कितना खर्चा किया? 14.7। कितने आम आए? 2 3 5 1, 6 आम। वो 3 के साथ बेच रहा है, तो 6 आम कितने के लाया हुआ? 14 में बेचेगा। 14.7, 14 कितने का लॉस? 0.7 का। कितने पर? 14.7 का। तो लगभग 5 से नीचे आना चाहिए। ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है भैया। 3 दोस्त हैं भाई पी की बार। पी ने 7%, क्यू ने 9%, आर ने 11% की दर पर ब्याज पर निवेश किया। यदि 1 वर्ष के अर्थ में कुल मिला के 2520 रुपए की ब्याज आई है, योजना आर में निवेश की गई राशि पी में निवेश की गई राशि का 250% है और क्यू योजना में निवेश की गई राशि का 300% है। योजना पी में टोटल कितनी धनराशि निवेश की? तो पहले नंबर तो इनका रिलेशन है भाई। पहला रिलेशन किस किस के बीच में? आर और पी के बीच में। योजना आर में निवेश की गई राशि योजना पी में निवेश की गई राशि का 250% है। इसका मतलब पी में अगर 100 होगा तो इसमें कितना होगा 250, या मैं कह सकता हूं 2 रेशियो कितना आएगा? 5 आएगा। और क्यू योजना में निवेश की गई राशि का 300% है। क्यू में निवेश की गई का 300% है। तो मतलब क्यू में अगर उसने 100 लगाए होंगे तो उसमें कितने लगाए होंगे? 300। तो मैं ये कह दूंगा 3:1 आ गया। इससे ये पता चल जाए, आर को बराबर कर लो। आर बराबर करने के लिए यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ वाले 5 का करना पड़ेगा। इससे ये हो गया कि इनका 15 6 15 2 5। इससे ये पता चला पी ने 6 रुपए लगाए, क्यू ने 5 रुपए लगाए, आर ने कितने रुपए लगाए? 15। ये रेशियो आ जाएगा भाई सबका 15 6 5। ठीक है, तो 6 रुपए पी के, क्यू के 5। ठीक है, हम ये कह देंगे पी ने कितने रुपए लगाए? हम कह देंगे पी, क्यू और आर। इसने लगाए थे अपने कितने? 6 रुपए, इसने 5 रुपए, इसने 15 रुपए। ये धनराशि लगाए। इसे थोड़ी देर के लिए अपने मन से मान ले। क्या मान ले? इसे 600 रुपए मान ले, इसे 500 मान ले, इसे 1500 मान ले। क्योंकि इस पर कितने परसेंट की ब्याज लेगा? वो 7%। कितनी ब्याज लेगा? 42 रुपए। इस पर कितने परसेंट ब्याज ली होगी? इसने 9%। कितनी ब्याज आई होगी? 45। इस पर कितनी ब्याज लेगा? 11%। कितनी ब्याज आई होगी? 165। टोटल कितनी ब्याज आ गई? इन तीनों को जोड़ने बैठेंगे तो हम कह देंगे टोटल ब्याज आई 252। उसने कह रखा है टोटल ब्याज 252 नहीं है, 2520 है। कितने गुना हो गई? 10 गुना। उसने पूछा पी पे कितनी धनराशि लगाई? 600 माना था मैंने, 600 माना था, 10 गुना आ गया। 600 का भी 10 गुना कर देना तो हम कह देंगे कितनी राशि लगाई थी? 6000 रुपए लगाए थे। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल। एक धनराशि 7 ब्याज के 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाती है? जब भी गुने वाले सवाल आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला याद रखना, उससे आसान हो जाता है। n1 - 1 n2 - 1 t1 अपॉन t2। n1 n2 क्या चीज होती है? इधर सुन ले। n1 माने होता है गुना। पहले कितने गुना? 2.5 गुना। 2.5 में से एक गए तो कितना हो जाएगा? 1.5 गुना। दोबारा क्या लिखा है उसने? 5 गुना। 5 में से एक गए तो 4 गुना। t1 पहला टाइम कितना है? 5 वर्ष का। दोबारा टाइम कितना है? ये पता नहीं है, हैं? तो मैं ये कह सकता हूँ, इसे सॉल्व करने बैठेंगे, इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया। 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। तो नीचे 1.5 को 3/2 लिख देंगे तो यह कर दे देंगे 3/8 आ जाएगा। ये आएगा 5/T2। T2 का मान चाहिए तो ये आएगा 40/3। तो 13 सही 1/3 साल आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 13 सही 1/3। ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, इसे आप याद रखना, बड़े काम की चीज है, इसे ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल।
एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। बहुत बढ़िया, 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए रेट क्या होगी। मतलब 1 रुपया था, 3 वर्षों में 3 गुना हो गई। अच्छा ये क्लियर है। तो 3 साल में हुआ है तो इसका भी क्यू रूट लिया जाएगा, तो इसका भी क्या लिया जाएगा, क्यू रूट ही लिया जाएगा। और तुझे पता है अगर ऐसा होता 8 गुना तो बहुत आसान था। अब क्यू रूट, 1 का क्यू रूट तो 1 ही है, ये 3 का क्यू रूट 3 ही होगा। इसका मतलब है 1 रुपया था और ये इतना बन गया, तो इस पर ब्याज कितनी बनी है भाई। 8 गुना होता तो क्यू रूट लेना आसान था, लेकिन सवाल देखो 3 ही गुना हो रहा है। तो मुझे बताइए ब्याज कितनी बनी। ब्याज बनेगी 3 का क्यू रूट है ना, हाँ, उसमें से प्रिंसिपल घटा दे, ये ब्याज बनी। कितने पे बनी है, प्रिंसिपल कितना, 1 इंटू क्या आएगा 100। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो। अब आपको ये पता होना चाहिए गुरुजी, क्या पता होना चाहिए, पता है आपको इसकी वैल्यू कितनी आती है, आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आप इसकी वैल्यू ऐसे निकालो, 3 की वैल्यू, क्यू रूट 3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो क्लियर है, 1 का क्यू रूट 1 होता है? तो 3 की वैल्यू 1 से तो ज्यादा आएगी। और भाई मैं आपको बताऊं 3 के पास 3000 कर लो सीधा। 11 का क्यू कितना होता है, 12 का क्यू, 13 का क्यू, 14, 15, 15 का क्यू 3375, 14 का कितना होता है भाई, है 15 का क्यू हो जाएगा 33, 16 का क्यू ज्यादा हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड मेरी बात सुन, जो मैं कह रहा हूं सुन मेरी बात। ये देखो भाई, एक बात तो क्लियर है कि क्यू रूट 3 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे 3000 मान ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई। मैंने ये कहा एक छोटी सी बात बता मेरे को, सुन भाई मेरी बात। तो 3000 है ना, 14 का क्यू क्या होता है, 2744 होता है ना, ठीक है। 15 का 3375, ये क्लियर है कि 14 का क्यू और 15 के क्यू बोले तो 1.4 या 1.5 आएगा। इसका आंसर जो आएगा 14-15 के बीच में आएगा, तो 1.4 का क्यू होगा ये, ठीक है। 1.4 माइनस 1/1 इंटू 100 आएगा, 1.4 आएगा, 14 के समथिंग आएगा ना इसका, 1.42 ऐसे आएगा लगभग। मैं ये कह सकता हूं इंटू 100 आएगा 0.4, मतलब 40-42% इसका आंसर आएगा। 40-42% कौन सा ऑप्शन है, ये लगा लेंगे यार, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा 14 और 15 के बीच में आएगा। इसका जो आंसर किसके बीच में आएगा भाई, अरे यार इसका आंसर जो आएगा 1.4344 कुछ ऐसा ही आएगा, और 4.32 ऐसा ही आंसर लगा लेंगे इसका, ठीक है। अब आपको जब भी क्यू रूट लिया जाता है याद रखा करो, एक चीज अप्रोक्सीमेट बता देता हूं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई 2 का क्यू रूट लेना है आपको अप्रोक्सीमेट, तो इनको 2000 मान लिया करो। कितना मान लो बेटा, 2000। अब 2000 मान लेंगे तो आप मुझे बताइए 12 का क्यू याद है 1728, 13 का याद है कितना है 2197, हमें पता है 12 का क्यू याद है सर 1728, 13 का याद है 2197। इसका मतलब क्लियर है, इसका मान 12 और 13 के बीच में, 12 और 13 के बीच में है, तो मैं ये कह दूंगा इसका मान आएगा 1.27 लिख लो, 28 लिख लो, ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर देना है, ठीक। अब भाई सवाल समझने की कोशिश करना, वही सेम सवाल था, 3 को 3000 माना, 14-15 के बीच में 14.5 मान लो, 14.3 मान लो, तो आंसर लगभग 40-42 के पास ऑप्शन, एक ही ऑप्शन था 44 पॉइंट समथिंग, ठीक, ध्यान रखना। हाँ, 3 संख्या ऐसी जब उनमें से किसी 2 का योग तीसरे के आधे में जोड़ेंगे तो 210, 198, 192 मिलता है। तीनों संख्याओं का योगफल औसत क्या होगा। क्या कह रहा है, 3 संख्याएं, मैंने मान ली 3 संख्या ABC है, उसने कहा है 2 संख्याओं के योग में तीसरी संख्या का आधा जोड़ा तो एक बार तो मिलेगा 210, फिर मैंने B और C का योगफल लिया होगा, A का आधा जोड़ा होगा तो 192 मिला होगा 98, अगली बार C और A का योगफल लिया होगा, B का आधा जोड़ा होगा तो 192 मिला होगा। यही तो कह रहा है भाई। हाँ, तो मुझे बताइए इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। 2A प्लस 2B प्लस C, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, ऐसे ही भाई 2B प्लस 2C प्लस A, 2 गुणा 198 आएगा, 2C 2A प्लस B, 2 गुणा 192 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब इसमें एक काम कर, सब में 2 कितनी बार आ रहा है, 2A 2A 5A 5A 5B 5C, और सब में कॉमन क्या आएगा, इधर से 2 आएगा, सबको जोड़ देंगे, एक 210 198 को, ये कितना आएगा 200,
200 200 200 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा ये। अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी, 600 गुणा 2 1200, 1200 में 5 का भाग दे दूंगा, 1200 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 240 आएगा। लेकिन मुझे इनका भी एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए तो इधर भी 3 का भाग देना पड़ेगा। योगफल तो 240 हो गया, एवरेज के लिए 3 का इधर भाग देंगे, 240 में 3 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 80 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 80 इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक बर्तन में 7:3 के अनुपात में एसिड और पानी का अनुपात है। बहुत बढ़िया सवाल है भैया। 60 लीटर का मिश्रण है, इस मिश्रण का 20% निकाल करके पानी से बदल दिया गया, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, फाइनल में एसिड का मिश्रण क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, आप एक बार कोशिश करेंगे तो आपको मजा आएगा कि आपने सवाल क्या किया, ठीक है ना। हाँ, सवाल आपको बहुत मजेदार मिलेंगे, मैंने पहले ही कह दिया था सवाल आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेंगे, ठीक है भैया। अब देखो ये सवाल आपको, देखो मैं आपको तरीका बता देता हूं। ये बताओ 7:3 में किसकी बात कर रहा है, एसिड की बात कर रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा है, फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी 1 - x अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू n, ये पढ़ा है। अब ये बताओ एसिड की बात कर रहा है, 7:3 का तो 70% इसमें ये होगा तो 30% ये होगा। एसिड की बात कर रहा है तो इनिशियल एसिड की मात्रा कितनी है, 70% है। एक बार में निकाली गई मात्रा कितनी है भाई आपकी, हम ये कह देंगे एक बार में जो निकाली गई मात्रा है वो कितनी है। जब परसेंटेज में चल रहा है तो मैं कह दूं 20% निकाली गई। इनिशियल मात्रा कितनी होगी, हम कह देंगे हर चीज प्रारंभिक तो 100% ही होता है, मिश्रण 100% होगा। कितनी बार प्रक्रिया तक है, 2 बार। तो आप ये बताइए 70% हो गया, 1/5, 4/5, 4/5। सॉल्व करने बैठेंगे, 5 से कितनी बार गए, 14, 14 गुणा 16 होता है 224 अपॉन में 5, तो मैं ये कह दूंगा 44.8%। फाइनल में फाइनल क्वांटिटी जो एसिड की मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 44.8% मिलेगी। फाइनल में एसिड की जो मात्रा मिलेगी वो कितनी मिलेगी बेटा आपकी, 44.8% में। बहुत ही अच्छा सवाल था, ध्यान रखना, इस सवाल को तरीके से करना है, इसको पढ़ना होना चाहिए और नहीं इस सवाल के फॉर्मूले को सेट नहीं कर पाएगा। मैंने जिसके बारे में बात कर रहा है एसिड, एसिड कितना था स्टार्टिंग 70%, 1 माइनस एक बार में निकाली, सब मैंने परसेंटेज में रखने दिया फिर इसको, क्योंकि आंसर परसेंटेज में 20%, हर चीज इनिशियल 100% ही होती है। कितनी बार, 2 बार। सॉल्व कर लिया तो आंसर कितना है, 44.8 आएगा, ठीक, ध्यान रखना। देखो भाई एक ठेकेदार है, 15 आदमी किसी काम को 24 दिनों में नियुक्त किए गए जो कि डेली 8 घंटे काम करेंगे, लेकिन 5 और आदमियों को जोड़ दिया गया लेकिन 7वें दिन। इसका मतलब ये क्लियर है, ये काम कितने दिन का था, 24 दिन का, तो 7वें दिन इन्होंने कितने दिन तक काम कर लिया, 6 दिन तक। काम बचा कितने दिन का, 18। मतलब मैं कह दूंगा 15 आदमियों का काम 18 दिन का बचा है जो कि डेली 8 घंटे काम करते। अब क्या हुआ, 5 आदमी और आ गए, तो 15 और 5 आदमी कितने हो गए, 20, जो 7वें दिन आकर के घंटे कम काम करेंगे। कितने घंटे काम करेंगे, वो बेटा क्या काम करेंगे, 6 घंटे काम करेंगे। कितना टाइम ले लेंगे ये जानना चाह रहा है भाई। देखो 15 आदमियों का काम, 24 दिन का काम था, 6 दिन काम हुआ, अभी 18 दिन का काम बचा है जो डेली 8 घंटे काम करते हैं। 5 आदमी आ गए, 15 और 5 20, और लेकिन ये 6 घंटे काम करेंगे। कितने दिन लगेंगे, 20 और 6 120, 15 और 8 120। बचा हुआ काम अभी कितने दिन चल जाएगा यही जानना चाह रहा था। बचा हुआ काम चल जाएगा 18 दिन चल जाएगा, याद रखना, ठीक। इधर देखो, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी मिल जाए तो यही काम 30 दिन में हो जाएगा। ए ने 16 दिन काम किया, 16 ए, बी ने बचा हुआ काम 44 दिन किया तो 44 बी, ये काम कंप्लीट हो गया। सॉल्व करना है, से हम कहेंगे 30 ए, इधर 16 ए आ जाएगा, ये 44 बी इधर जाएगा, 30 बी चला जाएगा। सॉल्व करने बैठेंगे 14 ए आएगा, और ये कितना आएगा भैया, ये भी कितना आएगा, 14 बी आएगा। सही है ना। ए और बी की क्षमता कितनी है, 1:1 आई। ये दोनों क्षमता बराबर है, ए और बी की क्षमता यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, जिससे टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम कितना आ जाएगा भाई आपका, 1:1 का होता है, ए एक काम करता है, ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 2 × 30, 2 × 30 कितना काम हो गया बेटा, 60 काम हो गया। इस काम को किस पे करवाना, बी अकेला करेगा, तो बी अकेला करेगा, बी की क्षमता भी 1 है, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करके दे देगा। आंसर क्या आएगा, 60। नेक्स्ट बार, पी की बार 3 दोस्त है यार, ठीक है,
पी क्यू आर 3 दोस्त हैं, ये बताओ पी क्यू आर, एक बात बताओ, इनकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी? 6:7:9 लगाया। पी ने कितना जोड़ दिया? 30,000 जोड़ दिया। क्यू ने कितना जोड़ दिया? 25,000 जोड़ दिया। और इनका नया फाइनल रेशियो क्या हो गया? 8, 9 और 11 हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, जानना क्या चाह रहा भाई? देखो एक बात बताओ भाई मुझे एक बात बताइए, क्या कहना चाह रहा है भाई, पता है? देखो सिंपल तरीके से करना है तो ऐसा करो भाई, इसको 6 मान लो, इसे 8, 6 रेशियो मान लिया, इसमें 30,000 जोड़ दिया, के लिख लो। उसमें 7 आर मान लिया, उसमें कितना जोड़ दिया? 25 आर, 25 के जोड़ दिया। फाइनली रेशियो क्या हो गया? 8, 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 54 आर प्लस 270 के माने 1000 लिखे हुए है ना। 8 आर करेंगे तो कितना आएगा? 56 आर प्लस कितना आएगा? 200 के। तो मुझे बताइए ये कितना आएगा? 2R इक्वल टू कितना आएगा? 70 के। आर की वैल्यू कितनी आई? 35 की आई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 35 की आई। मुझे एक बताओ, आर की वैल्यू 35 की आएगी, कहीं रख लो, यहाँ पे रख लेते हैं। ये इसकी वैल्यू, अगर मैं पी की वैल्यू बारे में बात करूंगा तो 6 गुणा आर का मान कितना है? 35 आया, के और आया साथ में ना, तो मैं कह दूंगा कितना है? 210 के आएगा। और इसकी सैलरी कितनी बढ़ाई थी आपने? 30 के। तो पी की सैलरी कितनी हो गई? 240 के हो जाएगी। और 240 के होने का मतलब जानना है तू, ये कितने की वैल्यू है? 8 की। तो इससे पता चल जाएगा इस 8 दूसरे वाले रेशियो की वैल्यू R2 की, इस रेशियो की वैल्यू पता कितनी आ जाएगी? 8 × 24, 30 के। इससे इनकी वैल्यू पता चल जाएगी 11 रेशियो की, और 11 रेशियो की वैल्यू 30 का गुणा करेगा तो ये कितना आ गया? 11 × 33 के, यही आएगी। और भाई एक आर की वैल्यू पता है तेरे को? 35 के, तो इसकी भी वैल्यू पता है तेरे को, पहले वाले की भी। कितना आएगा बेटा पता है? 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 31, 315 के। 315 और 330 कितने का अंतर दिख रहा है इन दोनों में? 15 के का। यही जानना चाह रहा है, आर की सैलरी कितनी बढ़ा दी आपने? 15 के। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 15 के इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। अरे क्रॉस किया, एक आर का मान आ गया, एक आर का मान आ गया, मैंने इसमें गुणा कर दूंगा तो इसका मान आ जाएगा। पी का मान कितना आया? 6 × 35, 210 के, 30 और जोड़ दिया 240 के, जो कि कितने के बराबर? 8 के। R2 कितना आया? 30 आया, तो 30 आया, इसका 330 के, ये कितना? 315। तो इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए था 15 के। ठीक, नेक्स्ट सवाल। 0.05 क्यूब, 0.05 का क्यूब, 0.01 का क्यूब। अब देखो 0.25 है ना, तूने देखा 0.25 लिखा है, 0.05 का क्यों लिखा है? तूने एक चीज नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा? ये इसका मैं 5 गुना कर दूं तो 25 बनेगा, इसका 5 गुना किया होगा तो 5 आया होगा। तो मैं लिख सकता हूं, ऊपर वाले को तो ऐसे लिख लेने दो, और 5 का क्यूब कॉमन ले लिया, इसमें से 5 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो अंदर भी ये बचेगा 0.5 का क्यूब, 0.1 का क्यूब। अब आपको ये पता है ये तो कट ही जाएगा यार, नीचे क्या आएगा? 1/125, और जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 0.008 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ये आ जाएगा। ठीक है ना? अरे इसी का तो ये 5 होना लिखा है तो 5 कॉमन ले लिया, लेकिन क्यू है तो 5 का क्यू 1/125। आंसर कितना आएगा? 0.008। त्रिभुजाकार मैदान की लंबाई 2, 3, 4 है, उसका परिमाप इतना है। तो परिमाप है ना, तो मुझे बताओ 4, 3, 7, 2, 9, 9 का मान कितना दिया? 72। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 8 आई। अगर मैं कहूं इस परिमाप के बारे में, अगर छोटी सी बात कहूं मैं आपसे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है? हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? एस, यही याद है ना, एस माइनस ए, एस माइनस सी। अच्छा मैं थोड़ी देर का मान वैसे निकालना और एस का मान निकालना चाहूं, 4, 3, 7 और 2, 9, 9/2 रेशियो लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ एस का मान आया 9/2 आर। 9/2 में से 2 घटा दो, 9/2 को 4.5 कह देंगे, 4.5 में से 2 गए तो 2.5, 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/2 आर। 4.5 में से 3 गए तो 1.5, 3/2 आर। 4.5 में से 4 गए तो आधा, 1/2 आर। तुमने देखा आर कितनी बार आ रहा है? आर आ रहा है 1, 2, 3, 4, तो 4 है तो बाहर आएगा तो आर स्क्वायर आएगा। 2, 2, 2, 2, 4 बार है तो 2 बार आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 9
9 9 का कितना आएगा आपको ये भी पता होना चाहिए, कितना आएगा भाई 9 का, सही कर रहे हैं ना हम। 9 का कितना आएगा, 9 का आएगा 3 आएगा यार, √15 आएगा, √15। आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल चुका है, आर की वैल्यू कितनी 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64/4, 3√15, 4 से कितनी बार 16, 16 48, 48 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अच्छा कहीं गलती तो नहीं की है, 4 3 7 और 2 9, 9 से 8 बार गया, सही तो किया है। और भैया इसका क्षेत्रफल सेमी पेरीमीटर के लिए क्या लगा दिया, 9/2 लगा लिया, एस एस माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा 5/2, 4.5 हो गया, 3 गए तो 1.5 बचेगा और 4 गए तो आधा बचेगा, ठीक है। तो भाई ये बताइए आर कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 बार निकाल देंगे, 2 2 4 बार है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। और ये बताओ 9 का तो 3 आ जाएगा, 5 गुणा 3 15, 15 को 16 कह दो चलो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये 3 आएगा, 3 गुणा 4 कह देंगे 12 आ जाएगा, 12 8 96, 12 चौक 48, 576 से थोड़ा बहुत कम आएगा, कैसी गलती हो रही है, वाट इज द एरिया, आना तो यही चाहिए ना, कहीं गलती तो नहीं की अभी। हाँ भाई 4 3 7 2 9, 9 का मान कितना 72 है ना, पैरामीटर सही तो किया है, 9 गुणा 8, चलो एक काम ये कर सकते हैं, और एस का मान वैसे इस तरीके से करेंगे तो क्या आएगा 4 3 7 और 2 9, ठीक है, 9/2 सेमी पैरामीटर आ जाएगा ये, एस माइनस ए, 4.5 में से गए 2.5, 1.5 घटाएंगे तो 3/2, 4 घटाएंगे तो आधा, तो आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये 4 आएगा, ठीक है, 9 का 3 आएगा, 9 और 3 गुणा 5 15 आएगा, 15 को भी हम क्या कह सकते हैं, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 16 आएगा, 16 48, 48, अच्छा 48 और इसका, अच्छा 16 गुणा 3 48, √15 की वैल्यू 4 लगाएगा, लगभग 192 80 कोई ऑप्शन तो होगा ऐसा, ये है ना 186 आंसर लगा देंगे। भाई हमने √15 की वैल्यू कितनी लगा ली 4, 4 से थोड़ी कम होगी कोई बात नहीं, तो ये 48 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 192, 192 से कम कौन है 186 लगा के निकल जाएंगे, ठीक ध्यान रखना। तो याद रखना कि जब भी कोई विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल होता है हीरोज फॉर्मूले से ही द्वारा एरिया निकाला जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एबीसी कोई टंकी है, एबीसी कोई टंकी है, इसे टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, अकेला इसे 30 मिनट में भर सकता है, बी अकेला 40 में, तो मुझे बताओ तीनों मिलकर के 10 मिनट में, ए अकेला 30 मिनट में, बी अकेला 40 मिनट में, तो 30 40 10 का एलसीएम कितना आएगा 120, इनकी क्षमता तीनों की 12, इसकी 4 इसकी 3, तो यहाँ से सी की क्षमता आ जाएगी, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 4 और 3 7, तीनों कितना करते हैं 12, 12 में से 7 गए तो 5 निकल के आए सी के बारे में, 120 अगर करेगा सी अकेला करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा 24 मिनट इसका आंसर आएगा। 378 सिक्के हैं जिसमें 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है, इनकी वैल्यू इनके मान दे रखे इसने 13 11 7। अब इनके सिक्के दे रखे तो क्या चाहिए हमें संख्या, 1 रुपए के 13 सिक्के होने चाहिए, 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए 11 रुपए बन जाए तो 22 सिक्के होने चाहिए, 25 पैसे के कितने होने चाहिए 7 सिक्के बन जाए 28, टोटल कितने कॉइन हो गए 28 12 50 63 सिक्के हो गए, 63 नहीं है इसका मान दे रखा है, टोटल कितने कॉइन है 378, कितने गुना हो गए 6 गुना। पूछ क्या रहा है वो 50 पैसे के कॉइनों की संख्या पूछी होगी ना, एक का मान कितना 6, तो 22 को 132 कॉइन आएंगे। तो सिक्के वाले में अगर वैल्यू देगा तो संख्या निकालना, संख्या देगा तो वैल्यू, तो याद रखना आंसर क्या आएगा 132। एक झील, एक तैराक है, झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो जो तैराक है जिसे हम व्यक्ति कहेंगे तैराक की 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1/4 आवर, जिसमें ये बताइए उसकी स्पीड निकल आएगी किसकी जो आदमी की स्पीड कितनी आएगी 2 किलोमीटर की यात्रा करने में 15 मिनट, 15 मिनट का होता है 1/4 आवर, इससे पता चल जाएगा जो आदमी है उसकी स्पीड कितनी आई 8 किलोमीटर पर आवर आई। इसके अलावा एक नदी धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती, धारा के साथ डाउन स्ट्रीम कितनी दूरी बेटा 20 मिनट में 4 किलोमीटर, 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1/3, तो ये कितना आएगा बेटा 12 किलोमीटर पर आवर आए। अब तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या बताओगे इधर सुनो, डाउन स्ट्रीम कितना है 12,
आदमी की स्पीड कितनी है 8, 8 में से 12 गए तो यहां से धारा की चाल आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी, स्ट्रीम की चाल आ जाएगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम मतलब आदमी की और धारा की चाल है कितना समय 12, तो 12 में से 8 गए तो धारा की चाल क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर होगी। अब बताइए यदि उस नदी में यदि एक कागज की नाव छोड़ दी है, मतलब अब धारा की गति के प्रयोग से 2.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, 2.5 घंटे का मतलब हो गया 5/2, धारा की चाल कितनी है 4, कितनी दूरी चलेगी 10 किलोमीटर, तो हम कहेंगे वो कितनी दूरी चलेगी 10 किलोमीटर दूरी चलेगी। ये डायग्राम है, बोले तो DI है, पूरा ये डायग्राम आपको दे रखे। टोटल 1800 लोग हैं, टोटल 1800 लोग हैं। उससे कह रहे हैं विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या। विपणन में जाएंगे तो हम कह देंगे विपणन में देखा जाए 18% है, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, टोटल 1800 लोग हैं, 1% की वैल्यू कितनी है 18, विपणन मतलब 18% लोग हैं। विपणन में टोटल लोग कितने हो गए, 1% की वैल्यू 18, तो 18% की वैल्यू 18 गुणा 18। अब किसकी संख्या पूछे, पुरुष कितने भाई, विपणन एरा पुरुष कितने 7:5 रेशियो, पुरुष है इसमें 7/12, 7/12 आप निकालेंगे इस रेशियो को, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 2 से 9 बार, 27 गुणा 7, 189 आदमी आएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो टोटल जनसंख्या इतनी है, महिलाएं और आदमियों का रेशियो था 7:5, आदमी 7 हैं, टोटल कितने होंगे 12, तो कितना आंसर आएगा 189। संस्था में IT विभाग में कार्यरत महिलाओं की संस्था के सभी, अच्छा पहले तो बताओ IT विभाग का है, IT में कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, IT में 23%, तो 23 गुणा 18 ये टोटल लोग हो गए। अब इसमें अगर मैं महिलाओं के बारे में बात करूं, IT में महिलाएं कितनी थी भाई 5:4, मतलब 4 महिलाएं, टोटल 9, तो मैं ये कह सकता हूं 184 महिलाएं थी, 184 महिलाएं, टोटल कितने लोग हैं 1800, कितने परसेंट है 10% कितना होता है 180, तो लगभग 10% के आंसर है, आंसर कितना आएगा 10% के बराबर ऑप्शन हो जाएगा। HR भाग में महिलाओं की संख्या, HR भाग में, HR में रेशियो पूछा है ना, HR में महिलाएं कितनी दे रखी है 3 और आदमी कितने 1, तो मैं कह दूंगा टोटल महिलाएं 3 है, 1 आदमी है, तो टोटल कितने लोग हो गए 4, तो महिलाओं और टोटल लोगों का रेशियो कितना होगा 3:4, ऑरिजिनल संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब कह रहा है भाई लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या, पुरुष लेखा पुरुष कितने 2 और टोटल कितने लोग हैं 2 और 7 9, तो 2:9, ऑरिजिनल संख्या की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें भी। ये कह रहा है भाई संस्था में उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारी कुल संख्या कितने % बनती है, कौन सी विभाग की बात कर रहा है, संस्था में उत्पादन विभाग, उत्पादन में देखा जाए 11 आदमी है भाई, आदमी कितने 11, महिलाएं कितनी है 1, तो 11 आदमी, टोटल कितने हो गए 11/12 × 100, तो आंसर कितना आएगा 91.76 इसका आंसर आएगा। तो यार ये 40 क्वेश्चन थे, आपको कंप्लीट मैंने कराए, ये आपकी एक प्रैक्टिस थी, फिर भी मैंने जितना जो लगता है मुझे बताना चाहिए वो साथ साथ बताने की कोशिश भी करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था अगर कंप्लीट बैच चाहिए और आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, एक बार इस कंप्लीट मैथ स्पेशल को मेरे साथ कंप्लीट कीजिए। लेटेस्ट अपडेटेड जितने भी क्वेश्चन रेलवे के हुए, SSC के हुए और जो पेपर लेटेस्ट में हुए, यूपी के अंदर भी जितने पेपर हुए, उन सब क्वेश्चनों को लेकर मैं लेटेस्ट पेपर करा रहा हूँ, हर टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। इस पेपर को आप देखेंगे इस बैच में सब कुछ में टॉपिक वाइज मिलेगा, बेहतरीन नए क्वेश्चन के साथ मिलेगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ाते हुए चले जाते हैं। ये बैच है बेहतरीन, मात्र 549 का बैच है। आपने अभी तक बहुत जगह इन्वेस्ट किया होगा, 2 साल की वैलिडिटी दे रहा हूँ इसलिए, क्योंकि इसमें जितने भी नए क्वेश्चन है सबको मैं इंक्लूड लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज, खासकर जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, ये उनके लिए रामबाण है। 20 पेपर मिलेंगे आपको, चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, विद आंसर की मिलेंगे, विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और इस समय तो ऑफर भी चल रहा है, TF30 लगाओगे 30% आपको ऑफर मिल जाएगा और मात्र 70 की ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और मैंने कहा है आप बहुत जगह टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, आप मेरे साथ टेस्ट सीरीज लगाई होगी तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लेवल है, क्या पढ़ा है इन लोगों ने। तो जो बच्चे खासकर ढूंढ रहे हैं कि सर थोड़ा सा हमने बहुत सारे PYQ लगा लिए, जगह जगह घूम के लगा लिए, तो इस एप्लीकेशन पर जाइए और अपनी कहते ताकत को आजमाइए, मजा आएगा आपको, पढ़ने में मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ बेहतरीन चीज़ है।
जिस तरह से OMR पूरा फिल, इस तरह से आप OMR का भी प्रिंट आउट वहाँ से निकलवा सकते हैं। सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए रखी गई। पिछली साल 2021-17 में जितने भी दरोगा हुए जॉन लेटर के साथ मिलने आते ऑफलाइन सेंटर पर बाकायदा, और हम भी चाहेंगे आप लोग भी वर्दी पहनकर इस तरह से हमसे मिलने आए। ये अपना ऑफलाइन प्रोग्राम है, आप लोगों को वेट रहेगा। तो थैंक यू बेटा। और क्लास अगर समझ में आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लोगों तक शेयर कर देना। थैंक यू बेटा। जय हिंद सभी के लिए।